यूपीएससी प्रीलिम 2024 की एग्जाम हो चुकी है एंड आई होप सभी स्टूडेंट्स का वो एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छा गया हो। यहाँ पे यूपीएससी ने वापस बता दिया दैट फाउंडेशन इज़ द की, कि हम बेसिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे। बट एज कम्पेयर टू 2023 ये एग्जामिनेशन 2024 का एग्जामिनेशन काफ़ी मॉडरेट लेवल का रहा है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहेगा, राइट। और अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक देखें, जैसे हमने पॉलिटी में ये चीज़ देखी थी कि किस तरीके से बुक बेस्ड कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो सिमिलरली जैसे हम ये वीडियो में ज्योग्राफी 2024 के क्वेश्चन का एक एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे हम ये चीज़ समझेंगे कि एक स्टेटमेंट राइट है तो क्यों राइट है, रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है। और अगर क्वेश्चन का ओवरऑल एनालिसिस देखें सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी का, तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज किए गए हैं बाय यूपीएससी, ऑलमोस्ट 17 जितने क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी में, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग है कि क्वेश्चंस को बेसिक जो एनसीईआरटी में फाउंडेशन है उनको ज़्यादा यूज़ किया है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को। थर्ड थिंग, मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस एज ऑलवेज एक्सपेक्टेड रहे हैं, जो यूपीएससी का फेवरेट पोर्शन है, दैट इज़ दी मिडल ईस्ट एरिया हो गया या यूरोपियन एरिया होगा, कि जो सी के बाउंड्रिंग है, कौन कौन से नेशंस है कौन से नहीं है, ये सारे पूछे गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछे हैं कि जो स्टूडेंट ने अगर एनसीईआरटीज पढ़ी है वो इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, राइट। सो ऑलवेज स्टिक टू दी फाउंडेशन, यूपीएससी फाउंडेशन से कभी भी गुमराह नहीं होगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री बिटवीन एनी टू कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड इज बिटवीन, कि दो कॉन्टिनेंट में से सबसे ज्यादा बाउंड्री किसकी ज्यादा है। तो अगर कनाडा की देखें तो दिस इज समवेयर अराउंड 8000 किलोमीटर है। चिले की देखते हैं तो दिस इज समवेयर अराउंड 5000 किलोमीटर्स है। वेर एज चाइना एंड इंडिया की देखें तो दिस इज समवेयर अराउंड 3000 किलोमीटर्स है। एंड कजाकिस्तान एंड रशिया फेडरेशन की देखें तो अराउंड 7800 किलोमीटर है। तो इसमें से सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री रही, लॉन्गेस्ट बाउंड्री रही, दैट इज ऑप्शन ए की, दैट इज कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। नाउ आई एम सेइंग इट अगेन, दिस इज फॉर सेट डी। ये डी सेट के लिए क्वेश्चन है, राइट, कि हमारी पूरी सीरीज में हम डी सेट पे फोकस करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने ये सॉल्व किया। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नाउ ये एक टाइप का कॉन्सेप्ट है कि जहां पे आपने अगर वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ा होगा तो आप इस पे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हमें ये पता है दैट द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। तो हमने जब वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ा था हमारी क्लासेस में, तो हमने ये चीज देखा था कि रेड सी के पास 0.35 इंचेस की एनुअल रेनफॉल आती है। और देखा जाए तो इसके पास ऑलमोस्ट 18.36 टोटल रेनी डेज होते हैं। इससे ज्यादा डेज इसको नहीं मिलते पूरे साल में। तो उसके अकॉर्डिंगली ये काफी कम यानी कि लिटिल प्रेसिपिटेशन एक्सपेक्ट करता है इन एनी फॉर्म, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है कि रेड सी के आसपास देर इज नो सिग्निफिकेंट वाटर और एनी काइंड ऑफ स्ट्रीम जो रेड सी को पानी दे पाए। सो सेकंड स्टेटमेंट भी यही चीज बोली कि नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम द रिवर्स, दैट इज ऑल्सो राइट। नाउ दिस इज नो, दो इट इज अ वेरी एक्सट्रीम बट इट इज अ राइट स्टेटमेंट। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है द एटमोस्फियर is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation। अब हमें पता है कि दो तरीके का रेडिएशन आता है। एक जब सन से हीट आती है तो उसको सोलार इनकमिंग रेडिएशन बोलते हैं, और ये रेडिएशन को शॉर्ट वेव रेडिएशन से कंसिडर्ड किया जाता है। ओके, फिर ये जब लैंड पे टकराती है तो लैंड से टकरा के ये वापस रिफ्लेक्ट होती है, फ्रॉम लैंड से ये रिफ्लेक्ट होती है। तो जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो ये टेरेस्टेरियल रेडिएशन के नाम से किया जाता है। तो इस समय ये लॉन्ग वेवलेंथ की हो जाती है। तो जब ये सनरेज आती है तो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, फिर जब जमीन से वापस टकरा के जाती है तो वो लॉन्ग वेवलेंथ की बन जाती है। और जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस होती है, वो कौन सी हीट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, लॉन्ग या शॉर्ट, वो लॉन्ग वेवलेंथ को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि मैंने जब एटमॉस्फेयर में बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन किया है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर दिया है, तो अब जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हीट वापस रेडिएट होगी तो वो हीट को वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी ग्रीन हाउस गैसेस, तो उससे ग्लोब ज्यादा वार्म होगा। यानी कि जो शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है सन से वो कम एब्जॉर्ब होती है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर आती है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो उसके बेसिस पे अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि दो स्टेटमेंट दिए हैं, फर्स्ट है
that earth is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation. Now this statement is incorrect. हमें ये पता है कि it is not heated more by incoming, but it is heated more by the terrestrial radiation. राइट, सो ये आ जाएगा स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट. अब स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट हो गया तो ए भी इनकरेक्ट हो गया, बी भी हो गया, इनफैक्ट सी भी हो गया. तो अल्टीमेटली हमारे पास बच जा रहा है स्टेटमेंट ऑप्शन डी. बट अगर सेकंड स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं, दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोस्फियर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन. सो दिस इज राइट, जो हमने अभी चीज डिस्कस करी यहाँ पे वही चीज बोली है. सो बेस्ड अपॉन दिस स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड टू इज राइट. सो करेक्ट ऑप्शन बच जाता है यहाँ पे ऑप्शन डी, दैट इज स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट. Whereas यहाँ पे क्या बोला कि both statement 1 and 2 are correct and statement 2 explains the statement 1. ऐसा नहीं है. Both statement 1 and 2 are correct. That is also wrong because statement 2 1 is incorrect. Statement 1 is correct. This is also incorrect because statement 1 is not correct. तो यहाँ पे correct option आ जाएगा option D. Next है the thickness of the atmosphere at the equator is much greater at the poles. अब जब ये चीज पता है हमें कि अर्थ का जो शेप है वो बल्ज है. वो बल्ज क्यों है? बिकॉज इट इज रोटेटिंग ऑन इज ओन एक्सिस. तो वो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि वो खुद के एक्सिस पर रोटेट होता है. तो उसका रीजन है कि वो अर्थ का जो शेप है वो बल्ज है. बट अगर हम ये चीज समझे, हमने ये चीज के बारे में समझा हुआ है हमारी क्लासेस में, बहुत अच्छे समझा है कि अगर हम देखें ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम सब क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, राइट. एंड बहुत ही अच्छे वे में हमने समझा था और वही समझी हुई चीज यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछी है. सो डायरेक्ट फाउंडेशन के बारे में पूछा है. सो क्लासेस कभी मिस मत करो. तो कहने का मतलब ऐसा है कि जब हमने क्लास में ये चीज समझी थी कि एक जोन है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यहाँ एज्यूम किया जाता है कि ITCZ एज इज एट द इक्वेटर. तो ये जब इक्वेटर पे रहता है तो जो नॉर्थ ईस्ट और जो साउथ ईस्ट की ट्रेड विंड्स है वो इक्वेटर पे मिलती है. दैट इज इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है. तो ये जब कन्वर्ज हो रही है तो जब इक्वेटर पे क्या होता है कि सबसे ज्यादा हीट होती है और इक्वेटर पे सबसे ज्यादा ओशन है. तो ये हीट जब हो रही है तो ये वार्म एयर बन जा रही है. नाउ वार्म एयर राइजेस, कि जब वार्म एयर मिलेगी तो वो वार्म एयर राइज हो जाएगी एंड देन वो ऊपर जाके डिस्पर्स हो जाएगी. एंड जब वो ऊपर जाएगी तो डिस्पर्स होके वो एक जाएगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एक जाएगी सदर्न हेमिस्फीयर में और फिर जाके वो ठंडी हो जाएगी. दैट मींस एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाएगी, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाके वो जब इक्वेटर से दूर जाके ठंडी हो जाएगी तो फिर वो कूल डाउन होके वो सिंक हो जाएगी. अब ये जब सिंक हो गई तो ये हाई प्रेशर विंड बन गई है. अब हाई प्रेशर विंड कहां जाएगी? टुवर्ड्स द लो प्रेशर विंड. तो ये वापस आएगी इक्वेटर पे. जब इक्वेटर पे आएगी तो ये वापस वार्म एयर बन जाएगी. वार्म एयर विल राइज, वो डिस्पर्स हो जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के पास जाके वो कोल्ड होके सिंक हो जाएगी. देन वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर. सो दिस इज द साइकिल. ये साइकिल को कन्वेक्शनल साइकिल से कहा जाता है. अब इसमें ऐसा होता है कि अगर इक्वेटर की बात करते हैं तो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा ओशन है. अब जहां सबसे ज्यादा ओशन है, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्मी रहती है, तो हम कह सकते हैं कि इक्वेटर पे इवापोरेशन काफी ज्यादा होता है. अब जब इवापोरेशन काफी ज्यादा होगा तो जो वाटर वेपर है वो ज्यादा फॉर्म होगा. अब जब वाटर वेपर ज्यादा फॉर्म होगा तो जो लेयर ऑफ एटमोस्फियर है उसकी थिकनेस ज्यादा होगी फ्रॉम इक्वेटर टू एज कंपेयर टू पोल्स. So this is one of the reason that why the thickness of troposphere is more at the equator as compared to the poles. क्योंकि यहां पे evaporation ज्यादा है and convectional cycle के चलते वो ऊपर जा रहा है और ये इस तरीके से पूरा साइकिल फॉर्म हो रहा है. तो उसके बेसिस पे अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं that first the thickness of the atmosphere at the equator is much greater as compared to poles. Yes. Second statement है at the equator the heat is transported to greater heights by strong convectional currents. This is also right. क्योंकि हमने क्या देखा, पहले ये देखा था कि इक्वेटर पे ट्रोपोस्फियर जो इक्वेटर पे उसकी थिकनेस ज्यादा है क्योंकि उस पे वाटर वेपर ज्यादा हो जा रहा है, राइट. अब ऐसा वाटर वेपर क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि कन्वेक्शनल एयर करंट के चलते वार्म एयर राइज हो रही है जो हायर लेवल्स तक जा रही है. तो बेस्ड अपॉन दिस हम देखते हैं तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो आंसर आएगा इसके अंदर दैट बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. तो यहां पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए.
नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, प्रोक्लास्टिक डेब्रीज, एश डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड सल्फर कंपाउंड्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन, कि इनमें से वॉल्केनिक इरप्शन के प्रोडक्ट्स कौन से हैं? तो देखा जाए तो चारों ही वॉल्केनिक इरप्शन के प्रोडक्ट्स है, इसके अलावा हाइड्रोजन भी आता है, देन क्लोरीन भी आएगा, आर्गन भी आएगा, राइट तो देखा जाए तो ये चारों ही करेक्ट है. सो हाउ मेनी ऑफ द करेक्ट? ऑल फोर आर द करेक्ट, ऑल फोर आर द प्रोडक्ट ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट inference or inferences from the isothermal maps in the month of January. अब इसको अगर हम और अच्छे से समझते हैं तो जैसे अगर हमने क्लास में ये चीज को बहुत अच्छे से समझा था कि यहाँ पे एक चीज समझो कि जैसे एग्जांपल लो एक दिल्ली का और एक मुंबई का, ठीक है. अब हमें ये पता है कि दिल्ली में एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर्स है. एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर यानी कि जैसे अभी समर चल रहा तो हमें पता है कि दिल्ली में हीट वेव्स बहुत ज्यादा है. जब विंटर आएगा तो दिल्ली में कोल्ड वेव्स बहुत ज्यादा हो जाएगी. वेरेस मुंबई में हम देखते हैं कि वहां पे हीट वेव्स और कोल्ड वेव्स का कोई फिनोमेना इतना ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर नहीं है, जबकि दिल्ली में ये चीज डोमिनेंट फैक्टर है. तो हम कह सकते हैं कि समर में टेम्परेचर यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जा रहा है, राइट. एंड विंटर में यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 डिग्री तक चला जा रहा है. सो दिस इज व्हाट द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, कि एक साल में 50 डिग्री का डिफरेंसेस आ रहा है. ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? बिकॉज मुंबई इज वेरी मच नियर टू द ओशन एज कंपेयर टू द दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से ओशन का डिस्टेंस काफी ज्यादा है. तो जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर रहता है दिल्ली में. ओके तो उसके बेसिस पे अगर हम ये चीज समझे कि जब मैं ओशन पे रहूंगा, राइट नाउ दिस इज द मंथ ऑफ जनवरी. अब जनवरी में अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते तो जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? विंटर होता है, राइट. विंटर यानी कि लो टेम्परेचर रहता है, राइट. तो यहां पे अगर मैं देखता हूं, जैसे आप ये देखोगे कि आइसोथर्म्स का मतलब समझ लेते हैं पहले. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोथर्म्स? आइसोथर्म्स ये होता है कि दैट द प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर, कि ये प्लेसेस दैट आर हैविंग इक्वल टेम्परेचर, उसका मतलब होता है आइसोथर्म्स. अब यहां पे आप देखोगे कि टेम्परेचर्स लिखे गए, तो जितना इक्वेटर से ऊपर जा रहा है ना उतना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, उतना वो माइनस में जा रहा है. दैट इज ऑब्वियसली कि हम जितना लैटिट्यूड ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर डिक्रीज होगा. तो यहां पे हम कह सकते हैं कि पहले 20 डिग्री सेल्सियस है, राइट. फिर आ गया 10 डिग्री सेल्सियस, फिर आ गया 0 डिग्री सेल्सियस. तो यहां पे आप देखोगे जब 0 डिग्री सेल्सियस पे ओशन पे है, राइट, और फिर जब लैंड पे जा रहे हैं, फिर वो ऊपर जा रहा है और फिर वो लैंड पे जा रहा है, तो यहां पे टेम्परेचर वेरी कर रहा है जब हम ओशन से लैंड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है. क्योंकि आप ये चीज देखोगे कि जितना मैं बाहर रह रहा हूं उतना थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर हो रहा है, और जितना मैं इंटीरियर में जा रहा हूं उतना माइनस टेम्परेचर जा रहा है. ओके तो ये चीज है. तो यहां पे हमें ये चीज समझनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है कि आइसोथर्म्स आर द प्लेसेस दैट आर हैविंग इक्वल टेम्परेचर. ओके नाउ सेकंड थिंग है कि यहां से ये क्यों टेम्परेचर ऐसे हो रहा है, क्योंकि यहां पे दो वार्म ओशन करंट फ्लो हो रही है, तो उसके चलते यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज रहता है. तो उसके बेस पे अगर हम क्वेश्चन समझते हैं कि व्हाट वर द एग्जैक्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट द आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट. अभी हमने देखा कि जब हम ओशन में रह रहे हैं तो आइसोथर्म्स नॉर्थ में जा रहा है, और जब कॉन्टिनेंट पे आ रहे हैं तो आइसोथर्म्स वापस साउथ में आ रहा है. फिर क्वेश्चन है तो यहां पे हम कह सकते हैं दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2 में बोला है द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट दैट इज गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड द नॉर्थ अटलांटिक मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर एंड द आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ. ऐसा नहीं है, क्योंकि जो गल्फ स्ट्रीम है और जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है दे आर नॉट कोल्ड ओशन करंट बट दे आर द वार्म ओशन करंट्स. तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन फॉर एज द 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोडक्ट्स और द प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड. अब दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है कोट दी आइवरी एंड घाना. जैसे घाना का कोकोआ हमें सुना है कि जो चॉकलेट्स बनती है वो घाना के कोकोआ से बनती है, इट्स वर्ल्ड फेमस. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी.
a very direct question. Next is with reference to the Himalayan rivers joining Ganga downstream of Prayagraj from west to east, which one of the following sequences is correct? कि इसमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है? क्या घाघरा गोमती गंडक कोसी, गोमती घाघरा गंडक कोसी और घाघरा गोमती कोसी गंडक, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं तो इसका पूरा ट्रिब्यूटरी समझते हैं, राइट? पहले राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो पहले क्या है? गोमती घाघरा गंडक कोसी। तो उसके बेस पे अगर हम स्टेटमेंट पढ़े तो गोमती घाघरा गंडक कोसी, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अब वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मतलब कैसा होता है कि एक पर्टिकुलर रॉक है, ठीक है? वेदरिंग का मतलब ये होता है कि जैसे समझ लीजिए कि एक रॉक को मैंने ओपन में रखा है। अब ओपन में रखा है तो क्या होगा कि उसको डे टाइम में धूप लगेगी, राइट? तो जब हम कोई चीज को गर्म करते हैं तो वो एक्सपांड होती है। तो डे टाइम में उसको धूप लगी तो वो एक्सपांड हुआ, नाइट टाइम में उसको ठंडा लगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कि जो चीज को हम ठंडी करते हैं वो सिकुड़ जाती है। फिर अगले दिन वापस उसको धूप लगी तो एक्सपांड हुआ, रात को ठंड लगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो रोज क्या हो रहा है? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के लॉन्ग टर्म प्रोसेस में क्या होगा कि वो रॉक के ऊपर क्रैक्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब रॉक के ऊपर क्रैक्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी और वहां पे जब ड्यू ड्रॉप गिरेगा या रेनफॉल गिरेगा तो क्या होगा कि वो क्रैक और ज्यादा बढ़ जाएगा, उसके अंदर पानी घुसेगा और वो क्रैक धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और वो पत्थर धीरे धीरे टूट जाएगा। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द मीनिंग ऑफ वेदरिंग। अब ऐसा होता है कि जब हमने वेदरिंग के चैप्टर में पढ़ा था, लाइक लैंडफॉर्म्स एंड द रिवॉल्यूशन में पढ़ा था, उसके अंदर वेदरिंग के कॉन्सेप्ट में हमने टाइप्स ऑफ वेदरिंग पढ़ी थी। तो इसके अंदर एक टॉपिक था दैट वाज द केमिकल वेदरिंग। अब केमिकल वेदरिंग में हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी। पहला ये था कि रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है तो उससे एक कार्बोनिक एसिड बनता है। तो ये एसिड क्या करता है? वो रॉक को और ज्यादा वेदर करता है, यानी कि और ज्यादा उसको ब्रेक डाउन करता है। नाउ सेकंड चीज हमने देखी थी कि वो रेन वाटर में ऑक्सीजन मिक्स होता है। अब जब वो रेन वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाएगा तो वो रॉक को और ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि उसके रस्टिंग लाएगा एंड धीरे धीरे उसमें और टाइप की वेदरिंग करेगा, यानी कि वो और तरीके से ब्रेक डाउन होगा। उसके बेस पे अगर हम वापस स्टेटमेंट देखते हैं तो स्टेटमेंट क्या है? रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। दिस स्टेटमेंट इज राइट, यस। सेकेंड स्टेटमेंट बोला है दैट रेनफॉल कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉल्यूशन। दिस इज ऑल्सो राइट। थर्ड, रेनफॉल रेन वाटर कंटेन्स एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन। दिस इज ऑल्सो राइट। तो तीनों ही स्टेटमेंट राइट है। एंड वी कैन से दैट द स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1। So both statement 2 and statement 3 are correct and both of them explain statement 1. तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज दैट हाउ मेनी ऑफ द अबाउ कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विथ नॉर्थ सी। कि नॉर्थ सी से कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है। इसको और अच्छे से समझे हम तो इसका ये बॉर्डर देख सकते हैं कि दिस इज द नॉर्थ सी एंड इसको बॉर्डर कर रहा है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, ब्रिटेन एंड इनफैक्ट फ्रांस ऑल्सो। ओके, तो उसके बेसिस पे अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है फिनलैंड नहीं कर रहा है, इनफैक्ट रशिया भी नहीं कर रहा है। तो क्या कर रहा है? जर्मनी कर रहा है एंड नॉर्वे कर रहा है, राइट? यस, देयर इज नो फिनलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा जर्मनी एंड नॉर्वे। सो आंसर वुड बी ऑप्शन बी, ओनली 2 आर द कंट्रीज दैट बॉर्डर नॉर्थ सी। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कुछ 3 वाटरफॉल दिए गए हैं। ये वाटरफॉल कौन से रीजन में है एंड वहां से कौन सी रिवर पास हो रही है, राइट? तो ये पैर करेक्ट है या नहीं, ये एक नया पैटर्न यूपीएससी ने पूछा है कि 3 पैर यूज कर रहा है। तो पहला है धुआंधार, जो रीजन है मालवा, दैट इज मध्य प्रदेश, एंड यहाँ पे रिवर आ जाती है नर्मदा। सो दिस पैर इज करेक्ट। सेकेंड इज हुंड्रू, हुंड्रू इज इन द रीजन ऑफ छोटा नागपुर एंड यहाँ पे रिवर आ जाती है नर्मदा, नॉट सुब्रनेखा। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट।
थर्ड है जेरसोप्पा फॉल्स, जिसको जॉग फॉल्स भी कहते हैं, waterfall. It is in the Western Ghat, that is right, but it is not river Netravati, it's a river Sharavati. So this pair is also incorrect. So correct pair आ जाएगा only one, that is option A is the correctly match. Next है region, वापस pair पे है, region है, name of the mountain range है and the type of mountain है. तो सबसे पहला है Central Asia region में Wasatch name of the mountain है and type of mountain is fold mountain. Now this is not in Central Asia but this is in Europe. So first pair is incorrect. Second है यूरोप में एल्स माउंटेन है, दिस एल्स माउंटेन इज नॉट अ ब्लॉक माउंटेन बट ये है एक फोल्ड माउंटेन. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो, दिस पैर इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो करेक्ट पैर आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका जो है एपेलेचियंस में इन द फोल्ड माउंटेन्स एंड दिस साउथ अमेरिका एंडीज में एंड दिस इज ऑल्सो फोल्ड माउंटेन. सो ओनली 2, यानी कि इसमें से 2 पैर आर करेक्ट है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. कि वाटर वेपर का ऐसा फिनोमेना होता है ना कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा वाटर वेपर होता है बट वाटर वेपर की लाइफ बहुत कम होती है, क्योंकि वो क्या होता है कि वो जल्द से जल्द कंडेंस हो जाता है. जैसे डस्ट पार्टिकल आएगा तो वो तुरंत ही कंडेंस हो जाएगा और वाटर वेपर वहां पे खत्म हो जाएगा, वो लिक्विड में बन जाएगा. यानी कि गैस से वो किस में बन गया, वो लिक्विड में बन गया. सो इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो जितने ज्यादा हम हाइट पे जाएंगे उतना वाटर वेपर रहेगा. तो जितना हम हाइट इंक्रीज करते हैं वाटर वेपर उतना वहां पे डिक्रीज होता रहता है. तो उसके बेसिस पे अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं दैट इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विद द एल्टीट्यूड, राइट. दिस स्टेटमेंट इज राइट, क्योंकि हम जितना ज्यादा एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा उतना ज्यादा वाटर वेपर डिक्रीज होगा. सेकेंड है its percentage is maximum at the poles. Now this is absolutely absurd statement. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ये पता है कि सबसे ज्यादा ओशन कहाँ पे है, इक्वेटर पे. तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इवापोरेशन कहाँ पे होगा, इक्वेटर पे होगा. तो जितना हम इक्वेटर से पोल वर्ड्स जाएंगे उतना वाटर वेपर कम होता जाएगा, राइट. सो इट इज नॉट मैक्सिमम एट द पोल, इट इज मिनिमम एट द पोल हम कह सकते हैं. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली. नेक्स्ट है दी कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, कि कुछ डिस्क्रिप्शन के बारे में दिए गए हैं, 3 डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं और ये डिस्क्रिप्शन कौन से टाइप का क्लाइमेट है ये 4 में से वो पूछ रहा है, राइट. तो वो बताना है. तो पहला है कि जो एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है इज वेरी लो. जैसे हमने अभी देखा कि जितना मैं कोस्ट से दूर जाऊंगा उतना जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर वो बढ़ता जाएगा. जैसे दिल्ली में देखे तो ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस का एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, कि समर में मिनिमम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड विंटर में मिनिमम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड समर में मैक्सिमम जाता है समवेयर अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस. सो ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस का एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है. तो दैट मीन्स कि यहां बोला है कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी लो. तो दैट मीन्स कि दिस वुड बी समवेयर नियर टू कोस्टल एरिया. ओके, फर्स्ट थिंग. सेकंड बोला है द प्रेसिपिटेशन इज थ्रू आउट द ईयर, कि प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होता है. तो ये मेजरली कहां होता है, ये इक्वेटोरियल एरिया में होता है. अब इक्वेटोरियल एरिया कौन सा होता है, कि जैसे ये इक्वेटर है एंड ये 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ पे, मतलब ये जो एरिया है दिस एरिया इज नोन एज द इक्वेटोरियल एरिया, राइट. तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर होती है, राइट. Then third है that precipitation varies from 50 to 250 centimeters. This is also right. तो ये तीनों ही डिस्क्रिप्शन इक्वेटोरियल क्लाइमेट के हैं. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए. वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द कोरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरियोलिस फोर्स. कोरियोलिस फोर्स ये होता है कि फॉर एन एग्जांपल मैं अभी मैं थंब है, राइट, मैं मेरे थंब पे हूं और थंब से मेरे को मेरी थर्ड फिंगर पे जाना है. तो व्हेन इट इज स्टेशनरी मैं डायरेक्ट ऐसे चला जाऊंगा विद द सेम फ्लो. अब पॉइंट ये है कि मेरी डायरेक्शन वापस यही रखूंगा बट इस टाइम क्या होगा कि मेरा हाथ रोटेट हो रहा होगा. तो जब मैं यही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, हाथ रोटेट कर रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट फिंगर पे पहुंच जा रहा हूँ. तो यहाँ क्या हो रहा है कि मैं डिफ्लेक्ट हो जा रहा हूँ. ये डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा हूँ, बिकॉज माई हैंड हैज स्टार्टेड रोटेटिंग. तो सिमिलरली जब अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस और जब एक प्लेन दूसरी जगह से जा रहा है while rotating तो वो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है अगर वो सीधा जा रहा है. तो दिस इज व्हाट द डिफ्लेक्शन इज एक्चुअली मींस. एंड दिस डिफ्लेक्शन is caused by a force
नोन एज कोरियोलिस फोर्स, कि इसको कोरियोलिस फोर्स से कंसिडर्ड किया जाता है। अब कोरियोलिस फोर्स का पॉइंट ये होता है कि ये हवा में कोरियोलिस फोर्स लगता है। हमने पढ़ा है कि जो ट्रेड विंड्स होती है वो नॉर्थ ईस्ट हो जाती है एंड सदर्न हेमिस्फीयर साउथ ईस्ट हो जाती है। अब जितनी स्पीड में हवा आएगी उतना तेज कोरियोलिस फोर्स होगा एंड द रिजल्टेंट विंड वुड बी जियोस्ट्रॉफिक विंड। ये भी हमने ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से समझा हुआ है कि जितनी ज्यादा मेरी स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, उतना ज्यादा मेरा कोरियोलिस फोर्स होगा। एंड हमने ये भी चीज पढ़ी है कि कोरियोलिस फोर्स सबसे ज्यादा कहां पे है? इट इज एट द पोल्स and it is absent at the equator. So this is the reason why equator region पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इतने ज्यादा फॉर्म नहीं होते हैं, राइट? तो दोनों ही स्टेटमेंट देखा जाए तो आर करेक्ट है, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है, ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंसेस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स, कि 12 आवर्स से ज्यादा का सनलाइट कहां एक्सपीरियंस होता है? इसको हम फिगर से समझेंगे। जैसे फिगर पे हम देख रहे हैं कि दैट अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स ओन एक्सिस and this can be considered as the tropic of cancer and summer solstice पे जो sun rays रहेगी वो tropic of cancer पे रहेगी, that is on the 21st June is known as the summer solstice। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा sun rays, direct sun rays कहाँ आ रही है? at the tropic of cancer and the arctic circle। वो अंटार्कटिक सर्कल पे नहीं आ रही। तो यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल पे क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा एंड आर्कटिक सर्कल पे लाइट रहेगी। तो उसके बेसिस पे अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं that on June 21 every year, that is the summer solstice, which of the following latitudes experiences a sunlight of more than 12 hours, कि 12 घंटे से ज्यादा सनलाइट कहां मिलेगा? इक्वेटर पे ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, बट ये कहां मिलेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मिलेगा एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगा एंड कहां मिलेगा? ये आर्कटिक सर्कल पे मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 2 and 4 ओनली। Next question is, one of the following region has the world's largest tropical peatland, right? Peatland क्या होता है कि ये एक territorial wetland जैसा होता है, okay? So which holds about 3 years worth of global carbon emission from fossil fuel। यहाँ से carbon emission काफी ज्यादा होता है and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate। ये ग्लोबल क्लाइमेट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स दैट रीजन, कि इनमें से कौन से रीजन पे पीटलैंड सबसे ज्यादा पाया जाता है? सो दैट इज अंडर द कॉन्गो बेसिन, कि वर्ल्ड का 36% ऑफ द ट्रॉपिकल पीटलैंड बिलोंग्स टू द कॉन्गो बेसिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, राइट? सो दैट वाज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो, जहां पे हमने प्रीलिम 2024 में ज्योग्राफी का एक बहुत ही डीप एनालिसिस डेवलप किया, सारे टॉपिक्स को भी हमने रिकॉल किया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स है, दीज आर द की, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका ये क्लैरिफाई नहीं होगा तब तक आप एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, राइट? सो सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल, थैंक यू।